नेताजी जुगाड़ लगा के हिटलर से भी मिलते हैं और वहां पे उनको प्रपोजल रखते हैं कि आपने जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों को बंदी बना रखा है उनको आप मुझे दे दीजिए, हम मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और हिटलर इस चीज को लेकर मान जाता है। और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो लगातार इंडिया के कोने कोने में इंडिपेंडेंस की जो एक्टिविटीज थी उनको बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे। इसलिए उनको दिसंबर 1940 में ब्रिटिशर्स उनको जेल में डाल देते हैं, लेकिन वहां पे भी हंगर स्ट्राइक वगैरह करने लगते हैं। वो उन्हीं के घर में उनको बंद करके पुलिस और जासूस वगैरह लगा दिए जाते हैं ताकि कोई एक्टिविटी ना हो पाए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, वो अपना भेष बदल के जैसे तैसे करके वहां से बच के निकल लेते हैं। और इसके बाद वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला प्लान बना के अफगानिस्तान और रशिया के रास्ते होते हुए दिसंबर 1941 को जर्मनी के पास पहुंचते हैं, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था। जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं तो वहां पे सब उनको नेताजी नाम से बुलाने लगते हैं। और फिर इसके बाद नेताजी जापान के लिए निकल जाते हैं। इंडिया के बाहर अलग अलग देश जाके सुभाष चंद्र बोस जी अपने हिसाब से इंडिया की लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी तरफ इंडिया के बाहर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अपनी प्लानिंग रेडी कर रहे थे। वो जर्मनी में डायरेक्ट हिटलर से बात करने के बाद सीधे पहुंचते हैं जापान। वहां पहुंचने के बाद भी वो वहां के पीएम से मिलते हैं और वहां पे भी वो सेम प्रपोजल रखते हैं कि इंडियन ब्रिटिश आर्मी के जितने भी वॉर प्रिजनर हैं उनको वापस मांगते हैं। ऐसा करके वो अपनी एक आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी बना लेते हैं। इस आर्मी को बनाने का उनका मेन मकसद ये था कि ये आर्मी जाके इंडिया के अंदर ब्रिटिशर से लड़ेगी। इसमें इन्होंने एक ऑल वुमेन यूनिट भी बनाई थी। इस रेजिमेंट का नाम दिया गया था झांसी की रानी रेजिमेंट। ये जो आर्मी थी इसमें जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा जोश में थे। और इसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये जो वर्ल्ड वॉर है इसमें आजाद हिंद फौज जो है वो जापान के साथ है। और कुछ ही दिन पहले जापान ने अंडमान और निकोबार आइलैंड जो था, तो वो जो आइलैंड था वो जापान ने कुछ शर्तों के साथ सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया था। और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, वहां पे जाके तिरंगा लहरा देते हैं। और ये जो अंडमान और निकोबार था इसमें अंग्रेज पहले क्या करते थे कि काला पानी की सजा देते थे। तो जितने भी इंडियंस को दी जाती थी उनको यहीं पे कैदी बनाया जाता था। तो इन लोगों को भी नेताजी ने अपनी फौज में शामिल कर लिया था। और इन्होंने अपनी आजाद हिंद की फौज से सबसे यही कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, इस तरीके के नारे दिए थे। अब इसके बाद मार्च के महीने में ईयर 1944 में नेताजी जापान के साथ मिलके इंडिया की तरफ घुसते हैं। फिर बैटल ऑफ कोहिमा और बैटल ऑफ इम्फाल ये सारी होती हैं। ब्रिटिशर्स के साथ सुभाष चंद्र बोस जी की जो आजाद हिंद फौज थी उसकी 1 महीने तक लड़ाई चलती है। और फिर उसके बाद 14 अप्रैल 1944 को मोइरंग के अंदर आजाद हिंद फौज जो थी वो वहां पे जीत जाती है और अपना झंडा फहरा देती है। और अगले 2-3 महीने में मणिपुर, नागालैंड, इनके काफी इलाके जो थे वो आजाद हिंद फौज इस पे कब्जा कर लेती है। लेकिन इसी बीच में एक दिक्कत हो जाती है, जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाता है। जापान सरेंडर कर देता है, लेकिन आजाद हिंद फौज जो थी वो लगी रहती है। लेकिन जापान जैसे ही पीछे हटता है फौज को हथियार, खाने का सप्लाई, हर एक चीज में दिक्कत आने लगती है। और फिर आगे चल के मजबूरी में आजाद हिंद फौज को सरेंडर करना पड़ता है। अब ब्रिटिशर्स ये फौज जो थी इससे जीत तो गए थे, लेकिन उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बाकी देश भी ये बातें डिस्कस करने लगे थे कि इंडिया के अंदर लोगों के साथ जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा।